Welcome to our channel. Today we are going to discuss the most important topic, that is the American Revolution of world history. Question might be asked from this topic in GS1 and had been asked from this topic many times. Okay, so यूपीएससी मेंस में से सवाल पूछे जा सकते हैं. तो हम अमेरिकन रेवोल्यूशन है क्या, इसके क्या परिणाम हुए, 7 ईयर्स वॉर क्या है, इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अमेरिका कैसे ब्रिटेन ने चालू कर दिया, और उसके आगे जाके ये रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में इसके कॉन्सिक्वेंस दूसरे देशों पे कैसे हुए, ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो आइए चलते हैं. तो अब हम बैकग्राउंड में अगर देखते हैं, सोशल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं अमेरिका का, तो कैसा था. तो अमेरिका से पहले तो हमें ये जानना होगा, ये रिवोल्ट वाइट अगेंस्ट वाइट था. वाइट अगेंस्ट वाइट क्यों था? तो ब्रिटेन से कुछ लोग एनलाइटमेंट होने के बाद अमेरिका में आके बसने लगे. क्यों बसने लगे? उनको एक थोड़ा लाइफस्टाइल अलग चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था, जो कि ब्रिटेन में नहीं मिलता था. तो ये एनलाइटमेंट लोग बाहर अपने देश से निकल के अमेरिका में जाके बसने लगे. किसको पनिशमेंट दिया गया था, या फिर किसको देश से भाग के दूसरे देशों में सेटल होने गए थे, इसको देश निकाला दिया गया था, ब्रिटेन से निकाल दिया गया था, वही लोग आके अमेरिका में बस गए थे. अब ये अमेरिका की परिस्थिति तब कैसी थी हम देख सकते हैं. अमेरिका में बहुत बड़े बड़े घास थे, कुछ डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था. तो ये लोग यहाँ पे आके ग्राउंड क्लियर करके अपना खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे. उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, इंडस्ट्री वहाँ पे लाने लगे, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी तरह से वहाँ पे चलता था. तो ये हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि अमेरिका की क्या परिस्थिति थी. तो अमेरिका के लोगों को और ब्रिटेन के लोगों में कोई अफेक्शन नहीं था. अफेक्शन क्यों नहीं था? क्योंकि ब्रिटेन से लोग आए हुए थे, अमेरिका में बसे हुए थे. तो ब्रिटेन ने कोई सहायता उनकी नहीं की थी, या कोई हेल्प उनको नहीं किया था. तो ये अफेक्शन इनके एक दूसरे पे नहीं था. तो खुद के दम पे उन्होंने मेहनत की थी. तो अब ऐसा हम देख सकते हैं कि अब ब्रिटेन जो रूल करता था अमेरिका पे, वो कैसे रूल करता था. तो जहाँ इंडिया की बात है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रास रूट लेवल से रूल करता था, वो वाइसरॉय तक रूल करता था. पूरा ग्रास रूट लेवल से टॉप तक, बॉटम से टॉप तक रूल करता था. पर यहाँ पे अमेरिका में सिर्फ ऊपर का एडमिनिस्ट्रेटर पे ब्रिटेन रूल करता था, ज़्यादा डीप में रूल नहीं करता था. क्यों नहीं करता था? इसके बहुत से रीज़न है. उसमें से एक रीज़न है, कनाडा ऊपर था, नीचे यूएसए था. तो नीचे ब्रिटेन रूल करता था यूएसए में, और ऊपर फ्रांस रूल करता था कनाडा को. तो ये फ्रांस ब्रिटेन का बहुत दुश्मन है. अगर ब्रिटेन अमेरिका में बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, या ग्राउंड लेवल पे रूल करने की कोशिश करता है, टैक्स लगाता है, एक्सप्लॉयटेशन चालू करता है, तो ये अमेरिका के लोग फ्रांस से मदद मांग सकते हैं, और फ्रांस और अमेरिका के लोग मिलकर ब्रिटेन को यहाँ से हकाल सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं. ये ब्रिटेन को पता था, इसलिए वो ऊपर का अमेरिका को रूल करता था, ऊपर के एडमिनिस्ट्रेट पे वो रूल करता था. या बिजनेस क्लास का जो भी टैक्स था वो इतना नहीं बढ़ाता था. तो बिजनेस क्लास बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुआ था अमेरिका में, ये देखते. तब अब रिवॉल्यूशन की बात आने क्यों लगी थी, तो इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ, ये हम इसमें देखते हैं. तो जब इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन की बात होती है, तो हमें 7 ईयर्स ऑफ वॉर पता होना चाहिए, जो कि 1756 लेके 1763 तक चला है. 1756 से 1763 तक चला है. इसको 7 ईयर्स वॉर बोलते हैं. किन के बीच में हुआ था? ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ये 7 ईयर्स वॉर हुआ था. तो ये इस वॉर में 7 ईयर तक चला था. इस वॉर में फ्रांस की हार हुई थी, और वो कनाडा से अपना वर्चस्व ख़त्म हुआ था फ्रांस का. तो ये दुश्मन बना था. तो अब 7 ईयर्स वॉर में फ्रांस की हार हुई थी और ब्रिटेन की जीत हुई थी. अब इसका परिणाम देखो, जो अब ब्रिटेन ऊपर का एडमिनिस्ट्रेटर रूल करता था, ये वॉर में जब खर्चा हुआ था, 7 साल चला था, जो कि इकोनॉमी हानि ब्रिटेन को हुई थी, ये कहाँ से आएगा? अब ये यूएसए से निकालेंगे ये सब वॉर का जो भी हानि हुई थी. तो अब ये डर ख़त्म हो गया ब्रिटेन को कि अब अमेरिका के लोग फ्रांस को
अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि वो हार चुका है और कनाडा से अपना वर्चस्व गवा चुका है। तो अब ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन चालू किया, पीपल का एक्सप्लॉयटेशन ग्रास रूट लेवल से चालू कर दिया। अब ये एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता था हम ये देखेंगे। तो एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता था हम इसमें देखेंगे। तो ब्रिटेन ने नेविगेशन लॉ चालू किया। नेविगेशन लॉ में क्या था, 1651 में चालू किया। तो ये नेविगेशन लॉ ऑफ 1651 के अंतर्गत क्या होता था कि जो भी शिप अमेरिका से बाहर जा रही थी वो पहले ब्रिटेन में जाना चाहिए, वहाँ पे टैक्स देना चाहिए और टैक्स दे के ही दूसरे देशों में आगे जाएगी ये माल। तो ऐसा ये नेविगेशन लॉ ऑफ 1651 बोलता है। और इंडस्ट्री तो ये सब एक्सप्लॉयटेशन का ही काम है ना। तो एक्सप्लॉयटेशन कैसा होता था, एक्स्ट्रा उनको टैक्स देना पड़ता था और वो शिप अगर नज़दीक ही जाना पड़ेगा तो ब्रिटेन से होके जाना पड़ेगा, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बढ़ रहा था। तो अब ये इनका एक आदमी था लॉर्ड नॉर्थ बोल के, तो इनकी एक थी पॉलिसी थी, वो क्या थी, तुम आप ब्रिटेन में अपना जहाज़ लेके मत आओ, आप डायरेक्ट किसी भी कंट्री को आप अपना ट्रेड चालू रख सकते हो, पर एक बात है कि आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। ये लॉर्ड नॉर्दी का कहना था। तो ये बहुत इंटेलेक्चुअल निकला है। हाँ, तो एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। ये नेविगेशन लॉ ऑफ 1651 के अंतर्गत में ये चालू हो गया। अब इंडस्ट्री का एक्सप्लॉयटेशन कैसे चालू हुआ, जो हेवी इंडस्ट्री है वो ब्रिटेन के पास रहेगी, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ है, वो अमेरिका के लोगों के पास रहेगी, ऐसा इंडस्ट्री पॉलिसी में बोला गया था। तो एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी पे टैक्स लगाना पड़ा उनको, जिससे बिजनेस क्लास बहुत खफा हो गया ब्रिटेन के इस पॉलिसी से। जबकि स्पेसिफिक आइटम पे टैक्स लगाना पड़ रहा था उनको, पोटैटोज, टबैकोज, कॉटन पे उन्होंने टैक्स लगाना चालू कर दिया था। तो ये सब एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने चालू किया। ओके, तो ये एक्सप्लॉयटेशन चालू होने के बाद में हम ऐसा देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल का रोल आता है। अब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये दिमाग की बत्ती जले हुए लोग अब कूद पड़े देखो। तो ये कूदने के बाद इसमें से एक जो दिमाग की बत्ती जला हुआ लोग था, उसमें से एक था थॉमस पेन। उन्होंने एक पैम्पलेट निकाला। हमने एनलाइटमेंट में देखा था बुक्स, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर कैसे हेल्प किया स्प्रेड होने में आइडियाज़। तो थॉमस पेन ने पैम्पलेट चालू किया कॉमन सेंस बोल के, नाम तो कितना अच्छा रखा है देखो, कॉमन सेंस बोल के। तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अमेरिका एंड हमें इसका सोल्यूशन बोल के क्या है, सिर्फ इंडिपेंडेंस ही इसका सोल्यूशन है, ऐसा उस पैम्पलेट में लिखाया जाने लगा। तो हम इंडिया में देख सकते हैं बाबा नौरोजी ने इकोनॉमी ड्रेन थ्योरी इंडिया की दे दिया था दादा भाई नौरोजी ने। तो ये थॉमस पेन ने भी वैसे ही कहा था कॉमन सेंस पैम्पलेट में, इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अमेरिका। ओके, इकोनॉमी ड्रेन थ्योरी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का। ये हम इसके परिणाम देख सकते हैं आगे। हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल के एक थे, उन्होंने तो अपना आइडियोलॉजिकल सेंटर एक खोल दिया था वेरियस पार्ट्स ऑफ अमेरिका में, जिससे लोग प्रेरित हो सके, क्या चल रहा है लोगों को चल सके, एक इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन कैसा हो रहा है हमारा, ये सब इनको पता होना चाहिए। तो उन्होंने सेंटर खोल दिए जगह जगह पे अमेरिका में। हेनरी पैट्रिक बोल के थे, उन्होंने तो ऐसा बोल दिया कि मुझे मार दो या फिर इंडिपेंडेंस दे दो, ऐसा उन्होंने कहा था। ओके, तो ये हम देख सकते हैं। तो अमेरिका के लोग बहुत इरिटेट हुए थे ब्रिटिश रूल की वजह से यार, टैक्स पॉलिसी, और वो झुकना मना कर रहे थे, हम ये पॉलिसी के नीचे नहीं झुकेंगे या नहीं दबेंगे, ऐसा उनकी मानना थी। और उन्होंने ब्रिटिश वालों को इंग्लिशमैन राइट्स रेजोल्यूशन ऑफ 1689 की याद दिलाने लगे। इसमें कहा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो हम टैक्स नहीं देंगे, हमारी रिप्रेजेंटेशन हो तो अच्छा है और ये एक्सप्लॉयटेशन से हम बच सकते थे, इनकी एक धारणा थी। तो उन्होंने एक स्लोगन निकाला, मंत्र निकाला, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। सो टैक्सेशन को हम बलि नहीं गिरेंगे और ये हमें मंजूर नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ब्रिटेन ने इस पर बहुत विरोध किया, सप्रेशन चालू किया। और आगे हम देख सकते हैं ग्रीनविल पॉलिसी बोल के
ग्रीनवेल पॉलिसी बोल के उन्होंने शुगर ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी को बढ़ाया। रखिंगम डिक्लेरेशन के अंतर्गत उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी निकाला और टी पे टैक्स लगाना चालू किया, जो कि बहुत बड़ा था और बिजनेस क्लास को ये कतई ही मंजूर नहीं था। जब ये फर्स्ट शिप अमेरिका में अराइव हो गई टी को लेके, टी के चेस्ट लेके, तो सैमुअल एडम्स बोल के वहाँ पे थे, उन्होंने ये टी के चेस्ट समुद्र में फेंक दिया। इसको बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। इससे ये मैसेज गया कि हम ये कस्टम ड्यूटी टैक्स के खिलाफ है और हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो ये बोस्टन टी पार्टी हिस्ट्री में बहुत ये पॉजिटिव की तरह ये फैल चुका और ब्रिटेन को सीधे सीधे ये चुनौती दे रहा था। तो ब्रिटेन ने हार नहीं मानी और स्ट्रिक्ट लॉज इम्पोज करने लगे। उसमें से एक लॉ था वो इनटॉलरेबल एक्ट और सेपरेशन ऑफ अमेरिकन पीपल चालू हो गया और ब्रिटेन से उन्होंने सोल्जर्स मंगाए और सोल्जर्स मंगा के अमेरिका की धरती पे ब्रिटेन के सोल्जर आके वहाँ के लोगों का सेपरेशन अब चालू हो गया, जोर से चालू हो गया। तो अमेरिका ये एनलाइटेंड लोग थे और ये बात नहीं मानते थे। तो अमेरिका के लोग ने फर्स्ट फिलाडेल्फिया कन्वेंशन 1774 में मीटिंग रख दी। तो इस फिलाडेल्फिया में रेवोल्यूशन चालू था, डिक्लेरेशन ऑफ रेवोल्यूशन कर दिया। हम अब सहन नहीं करेंगे, अब ये पूरा हम सब ब्रिटेन के रूल को सब हम उखाड़ फेंक देंगे, ऐसा इस कन्वेंशन में बोला गया था। और रिवॉल्यूशन का डिक्लेरेशन इस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में हो गया था। जॉर्जिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, बाकी 12 कॉलोनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बाद में चल के ये सक्सेसफुल रहा और फिलाडेल्फिया 2 बोल के 4 जुलाई 1776 में गठित हो गया। इसमें उन्होंने इंडिपेंडेंस की घोषणा की और उसके बाद थर्ड फिलाडेल्फिया में बर्थ ऑफ यूएसए होता है 1783 में। 1783 में यूएसए का उदय होता है और हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ऐसा उन्होंने इस फिलाडेल्फिया थर्ड फिलाडेल्फिया मीटिंग में 1783 में बोला था। तो इमीडिएट कॉज में ये सब हम देख सकते हैं। तो ऐसे हुआ था इनका उदय, अमेरिका का उदय ऐसा हुआ था। तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे हम अभी देखेंगे। तो ये कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक उभर के आया, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बना दिए गए। तो डिक्टेटरशिप खत्म हो गई ब्रिटेन की और कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिकन आया। जहाँ प्रेसिडेंट होता है उसको रिपब्लिक बोला जाता है। इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिकन कंट्री। तो ये कंसेप्ट वही से ही लिया गया है। तो इसका छाप कहाँ तक गिरा है और इसके कॉन्सिक्वेंस कहाँ तक है ये हम देख सकते हैं। एनलाइटमेंट लोग और वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव से इनको इंडिपेंडेंस मिला था 1783 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी उदय यहाँ से ही होता है। लिबर्टी का एक कंसेप्ट भी यहाँ से, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, तो हमने वही इंस्पिरेशन लेके हमने लिबर्टी का कंसेप्ट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है। तो हम वीडियो में आगे देखेंगे कि कौन से देश से हमने क्या दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का उदय भी यहाँ से होता है, ये हमें जानने को मिलता है। उसके बाद में आगे चल के फ्रेंच रिवॉल्यूशन अमेरिका के तर्ज पे ही हुआ है। इसका अमेरिका का आउटकम फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 है। तो जब अमेरिका ब्रिटेन से लड़ रहा था तो फ्रांस ने भी बहुत सा योगदान उसमें दिया था, अपने सैनिक भेजे थे फ्रांस में, क्योंकि ब्रिटेन उसका भी दुश्मन था। और अमेरिका की जो पहले ब्रिटेन डरता था फ्रांस से, वही अब होने जा रहा था। अमेरिका पीपल को फ्रांस ने बहुत सपोर्ट किया और ब्रिटेन के इससे लिबरेट कर दिया अमेरिका को 1783 में। तो आगे जो भी किस्से हुए हैं तो ये अमेरिका का एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख के ही हुआ है। इससे हम इंडिया भी लिबरेट हुआ है, इंडिपेंडेंस इंडिया को भी इससे मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी गठन हुआ है। ये हम इस अमेरिकन रेवोल्यूशन से पता चलता है। इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत आगे तक थे, ये हमने अभी तक इसके कॉन्सिक्वेंस चल रहा है, ये हमें ध्यान रखना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।